हेलो। आज का वीडियो है बाबू श्याम सुंदर दास जो आपके सामने है। तो आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। जैसा कि आपको पता है इसके आगे की वीडियो हम लोड कर चुके हैं। तो देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू साहब इम्पॉर्टेंट है परीक्षा में बहुत, तो आप ध्यान से देखिए। नेट, JRF, PGT, TGT और अन्य परीक्षाओं के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट के हों। नगरीय प्राचार्य सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी, विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को लेकर चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू साहब जिनको कहते थे। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके रखा। तो सामग्री प्रस्तुत किया बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्ति हिंदी गोविंद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किया। कौन सा? हिंदी गोविंद रत्नमाला 2 भागों में संग्रहित किया बाबू श्याम सुंदर दास। शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तकें हैं। भाषा विज्ञान बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास। तो कौन कौन से हैं बाबू श्याम सुंदर दास के? भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा और साहित्य का साहित्य लोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। छठवां, पंडित जगन्नाथ दास चतुर्वेदी। हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषा मात्र है, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। 7वां, पंडित चंद्रधर गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कगाड़ा के गुलेरे नामक एक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रखंड विद्वान, अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेये कॉलेज में अध्यापक थे। पीछे काशी हिंदी विश्वविद्यालय के ओरिएंट कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1917 में इसका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचन नामक एक मासिक पत्रिका अपने संपादकत्व में निकाला था। तो समालोचन किसने निकाला था? गुलेरी जी। उक्त पत्र पर गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पंडितपूर्ण हास्य जैसे इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तक कला प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी बाड़ी चलती थी। इस प्रसंगगतत्व प्रसंगगर्भत्व या एल्यूसिनेस के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख मजाक से खाली नहीं होते थे। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्ट और अर्धगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलता है और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास्य की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई, अतः इनके लेखों का पुराना आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुत या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके कछुआ धर्म और मारेसिस मोही कुठावा बहुत आता है। देखिए, कछुआ धर्म इन्हीं का है
और मोरिस मोही कुठावा, नेट परीक्षा में आता है, पीजीटी में भी आ सकता है। तो किसका? गुलेरी जी का। नामक लेखों के उदाहरण दिए जाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत्य कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने ना सुनने जो गुरु के कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के 2 ही उपाय बताए, या तो कान ढककर बैठी जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो है और देशों के 100 से 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले को जबड़ा तोड़ दो या मुंह चिपका दो कि ऐसी हरकत ना करें। पुराने से पुराने आर्यों को अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरियों में रहना चाहते थे। आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यव्रत बनाना चाहते थे। ये लोग आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि, यज्ञपात्र और अरड़ी रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई, जिनकी पत्नी ने उनके पहिए को चूल को घी से आँच दिया। उखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए कारवा मुंजवत हिंदुकुश के एक मित्र दरे खैबर में होकर सिंधु की एक घाटी में उतरा। पीछे से स्वान, भ्राज, अंबारी, बम्भारी, हस्त, सुहस्त, कुशन, झंड मार्क मारने चले आते थे। वज्र को मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबे डग मारने वाले विष्णु ने पीछे फिर कर नहीं देखा और ना जमकर मैदान लिया। पितृभूमि और भ्रातृत्व के पास छोड़ आए और वहाँ भातृ व्यवस्था बधाए जतानान मध्यमेष्टाय देवताओं की आहुति देने लगे। जहाँ जहाँ रास्ते में टिके वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ के सुजला सुफला सज्ज श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगी। पर ईरानी के अंगूरों और गुलों का मुंजवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वो पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई उस समय पर चिल्ला कौवा नगद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने की राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गोए थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते, वैसे तब सतगु सहस्त्रगु कहलाते थे। ये दमड़ी मल के पोते कचौड़ी चंद अपने 9गवा 10गवा पितरों के शरमाते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवे बेचने वाले पेशावरे की तरह कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत पर जाकर भी ले जाया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में कुंजरियों से हुआ करती है। ये कहते हैं कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता वह सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुड़ बखाने जैसे बुढ़ा चौबे जी ने अपने कंधे पर चंडी बाल बाबू के लिए कहा था, यहीं के बेटा और यहीं की बेटी। वैसे ये भी कहते हैं इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है। यह होता है वह होता है, पर काबुली काहे को मनाता है क्वेश्चन मार्क। उसके पास सोम की मोनपली थी। नमस्कार, आगे कल पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे।